अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और साथ ही साथ जो लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। आज का ये लेक्चर है क्या, हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये है इलस्ट्रेशंस ऑफ पीपीसी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है इलस्ट्रेशंस ऑफ क्यूएसओ डिस्कस किया और आज हम जो है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशंस ऑफ पीपीसी। बाकी सीआरपीसी और जो हमारे पास सीपीसी है इसके अंदर आपको कोई ख़ास इलस्ट्रेशंस नहीं मिलती। सीपीसी की जहाँ तक बात है, सीपीसी के अंदर जब आप जो है जुरिस्डिक्शन का जो जुरिस्डिक्शन के जितने चैप्टर्स हैं, जो शुरू के सेक्शंस हैं, तो उसके अंदर जब आप जाते हैं सेक्शन नंबर 15 से लेकर 21 तक, तो सेक्शन नंबर 15 से लेकर 21 तक सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 ही इलस्ट्रेशन मिलेंगी। वो अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं लिखी जो समझ में ना आए, जो मुझे स्पेशली उस पर जो है लेक्चर आपको देना पड़े। खैर, तो प्रीवियस जितनी भी इलस्ट्रेशंस थी क्यूएसओ की, होपफुली वो आपको समझ में आ गई होंगी और मैं नहीं समझता कि अब उसके अंदर कोई भी कमी रह गई होगी कि आप ये कह सकें सर हमारी तैयारी क्यूएसओ की नहीं है। अब बात है पीपीसी की, तो अब पाकिस्तान पेनल कोड की जो बैरक बुक है वो सब के सब आप खोल लें, और बैरक खोलने के बाद अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सी इलस्ट्रेशंस हैं जो इजी भी हैं और मुश्किल भी हैं। सब कोशिश करेंगे कि सारी की सारी हम डिस्कस करते चलें। सबसे पहले आप आ जाएं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा है डेफिनेशन क्लासेस का। अब देखें, जो पीपीसी की स्कीम है, पीपीसी की स्कीम कुछ इस तरीके से कि पहले तो वो डिफ़ाइन करता है एक ऑफेंस को, और उसी के बाद फ़ौरन वो क्या डिफ़ाइन कर देता है, उसकी पनिशमेंट। लेकिन जो चैप्टर नंबर 17 है, जब आप चैप्टर नंबर 17 के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जो ट्रेसपास का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि पहले वो क्या करता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस बताता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस किस तरीके से, पहले 441 है, 442 है, 443 है, 444 है, 445 है। उसने 5 किस्म के ट्रेसपास बताए कि इन सूरतों से ट्रेसपास हो सकती है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, फिर वो 446, 447, 448, 449 और 450 इन सेक्शंस के अंदर क्या बताता है कि 441 के अंदर ये पनिशमेंट है, इसके अंदर ये पनिशमेंट है। मतलब कि पहले उसने 5 किस्म के ऑफेंसेस बताए और फिर फर्दर जितने भी 5 के जो मज़ीद उसके सेक्शंस थे उसके अंदर उसने क्या बता दिया, उसके अंदर उसकी पनिशमेंट्स बता दी। अंडरस्टैंड? तो ये एक पीपीसी की स्कीम है। जर्नल स्कीम क्या है? जर्नल स्कीम जो पीपीसी की है वो ये है कि पहले वो ऑफेंसेस डिफाइन करता है, उसके बाद ही वो उसकी जो है पनिशमेंट बताता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले जब हम सेक्शन नंबर 6 जर्नल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, हमने जो आज चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसके अंदर आज हमने जो है जिन चैप्टर्स की इलस्ट्रेशंस को क्लियर करना, चैप्टर 1 है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद है जनरल एक्सेप्शंस, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 16 आ जाता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर, ये 16 है, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 आ जाता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और ये लॉ गेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 6 जब आप ओपन करेंगे, सेक्शन नंबर 6 के अंदर है दो, इसके अंदर जो है हमारे पास इलस्ट्रेशन है। द सेक्शन ऑफ दिस कोड वो है डेफिनेशन इन द कोड ऑफ अंडरस्टैंड सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन को भी समझना है आपने, साथ ही साथ डेफिनेशन के साथ साथ जब आप इस पूरी की पूरी बुक को पढ़ेंगे तो बुक के साथ साथ जो उसकी एक्सेप्शन है वो कानूनी मुस्तस्नियात हैं। द सेक्शन ऑफ दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंसेस टू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट such offense, but the definitions are to be understood subject to a general exception which provides that nothing shall be an offense, ठीक है, nothing shall be an offense which is done by a child under the 7 years of age। कह रहा है कि
जब भी आप एक ऑफेंस पढ़ते हैं तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू जर्नल एक्सेप्शन, कि जो जर्नल एक्सेप्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने वो जो है ऑफेंस पढ़ना है कि उसकी क्या जो है जुर्म है और फिर क्या उसकी सज़ा है। लेकिन अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा है, वो अगर कोई जुर्म करता है तो जनरल एक्सेप्शन के तहत उसको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 है जज के बारे में। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज हैज़ बीन पावर ऑफ सेंटेंस फाइन इम्प्रिजमेंट विदाउट एन अपील। कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो आपका जज है, जज की डेफिनेशन में वो फॉल करेगा जो कि एक मजिस्ट्रेट है, जो कि जिसके पास अपील की पावर नहीं है लेकिन सज़ा देने की पावर है, इम्प्रिजमेंट देने की पावर है, सेंटेंस सुनाने की पावर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 के अंदर जो हमारे पास एक है जज और एक है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अंदर क्या बताता है, म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। फिर उसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, कह रहा है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट। कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, जो कि हमने इस सेक्शन के अंदर डील किया कि ये जो हमारे पास 11 काइंड्स बताए गए हैं कि ये क्या हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 के डॉक्यूमेंट क्या होता है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ द इंडोर्समेंट आर एक्सप्लेन टू मर्केंटाइल यूजेज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज पेड टू बी द होल्डर। द इंडोर्समेंट ऑफ इज अ डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं जो इंडोर्समेंट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके पीछे उसने क्या लिखा, उसने पीछे उसने अपना नाम लिख दिया। अब जो इंडोर्समेंट है जो उसको मिला, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट उसको, जो पेज उसको मिला, उसके पीछे उसका नाम लिखा है, तो वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने जो है इंटरप्रिटेशन जो कि क्यूएसओ के अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट की यही डेफिनेशन पढ़ी थी। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कोई चीज़ तहरीरी में लिखी हो वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो पहले इसकी डॉक्यूमेंट की इलस्ट्रेशन है, वो कह रहे हैं ए राइट्स एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि ए जो है डॉक्यूमेंट लिखता है एज एन कॉन्ट्रैक्ट, और उस डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जा सकता है एज एन एविडेंस। जब वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो उसने कुछ हमें डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इस तरीके से बताया कि उसने क्या लिखा है, एक लेटर लिखा या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने तहरीरी बात लिखी, तो वो अगर एज एन एविडेंस यूज़ हो सकती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 29 के बाद 30 के अंदर, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल। ये वेल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आ गया सेक्शन नंबर 30 के अंदर। 36 के अंदर क्या है, 36 ए इंटेंशनली काजेज जेड डेथ partially by illegally omission to give Z's food and partially by beating Z is A has committed murder। कह रहा है कि A ने Z का मर्डर किया है। अब जब A ने Z का मर्डर किया है तो उसने कुछ हिस्सा क्या किया, निगलेक्ट किया, उसने कुछ हिस्सा क्या किया, ओमिट किया, यानी कि उसने उसको खाना नहीं दिया। अब देखें, एक शख्स की टाइमिंग है खाने की और वो जिसकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने इसको खाना देना ही देना है, अगर वो जानबूझ के नहीं दे रहा, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ओमिट कर रहा है, यानी कि उसकी ड्यूटी थी, उसने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो उसने कुछ हिस्सा ये किया, कुछ काम ये किया कि उसने उसको ग़िज़ा ही नहीं दी, और पार्शली बाय बीटिंग जेड, और उसने उसको मारा भी। अब आधा तो ये कि उसने उसको मारा, इस वजह से भी वो मरा, और कुछ जो है वो भूख की वजह से भी मरा, तो इस वजह से उसने उसका मर्डर कर दिया। ए अटैक्स जेड, ये 38 की इलस्ट्रेशन है। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग टू जेड वुड बी ओनली culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intentionally to kill him and not having been subject to the provocation. Assist Z in killing Z. Assist A in killing Z. Here through A and B are both engaged in causing Z, that B is guilty for murder and A is guilty only for culpable homicide। कह रहे हैं कि A और B दो शख्स हैं। अब B ने क्या किया, A को सलाहियत दी, A को क्या किया, A को A का सलाहकार बना, उसने उसकी मदद की कि वो Z की डेथ काज कर दे।
अब जो ए था उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि देखें मर्डर के लिए क्या है, मर्डर के लिए एक जो है पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई गई है कि मर्डर वो होता है कि जहाँ पर आपकी इंटेंशन हो, जो ऑफेंस जो कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस हमने पढ़ा था कि उसके 5 to 6 एलिमेंट्स हैं। वो 5 to 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक इंटेंशन हो, ठीक है, काज हो, और उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, वो सारे के सारे जब फुलफिल होंगे तभी वो मर्डर काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन आ गई। सडन प्रोवोकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि उसने फ़ौरन ही उसका इरादा बदल गया उसको मारने का। पहले उसका कोई भी इरादा नहीं था। जब उसका पहले कोई भी इरादा नहीं था, इसका मकसद वो मर्डर में फॉल नहीं करेगा। जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, इंडियन पेनल कोड, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर होगी कि आईपीसी के अंदर कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन अलग है, इनकल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन अलग है। अब ये कल्पेबल क्या होता है, इनकल्पेबल क्या होता है, इसकी डेप्थ में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आपका टॉपिक नहीं है। जब आप टेस्ट क्लियर कर लें, टेस्ट क्लियर करने के बाद जब आप मुझे मैसेज करेंगे, इन डेप्थ में आपको ये बात समझा दूँगा। तो खैर यहाँ पर आपने सिंपल ये समझना है कि ए ने अटैक किया जेड पर और जेड की मौत हो गई जब दोनों ने मारा उसको, ए ने और बी ने। यहाँ पर बी की इंटेंशन थी उसको मारने की और ए की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो मर गया। तो यहाँ पर ए को जो सज़ा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की, और जो बी को सज़ा मिलेगी वो मर्डर की मिलेगी। उसके बाद आ जाता है 39 ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेंट हाउस ऑफ द लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी। कह रहा है कि ए क्या करता है, फायर मारता है रात के टाइम पे, जो कि एक बड़ा सा घर है किसी भी कस्बे में, ताकि फैसिलिटेट कर सके चोरों को। थस काजेस डेथ ऑफ अ पर्सन, और इसी में किसी की मौत हो जाती है। हेंस ए मे नॉट हैव, अब यहाँ पर आ गया मे नॉट हैव। अब देखें, अब वो आपसे क्या करेगा कि इलस्ट्रेशन यहाँ पर इतनी लॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि 4 लाइनों की है। जब इन 4 लाइनों में से वो मे नॉट हैव का यहाँ पर मे नॉट डैश कर दे, अब आप बताएं कि इसमें हैव आएगा, हैज़ आएगा, हेड आएगा, क्या आएगा? बच्चा कंफ्यूज। अब वो बच्चा कहेगा कि यहाँ पर मे भी आ सकता है, अब यहाँ पर मे नॉट हैव। अब देखें ना, HEC का फॉर्मेट क्या है, कॉपी पेस्ट। प्रीवियसली सवाल नहीं आया, इस बार ये सवाल आ जाएगा। जब इस बार ये सवाल आएगा तो जिन बच्चों ने इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ी होंगी, जिन बच्चों ने इलस्ट्रेशन का लेक्चर नहीं सुना होगा, डेफिनेटली वो लॉन्ग स्टेटमेंट में फंसेंगे। खैर, तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, इसको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना। क्या लिखा है कि ए मे नॉट हैव इंटेंटेड टू काज डेथ। कह रहा है कि ए मे नॉट हैव, मतलब कि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो उसकी डेथ काज करे, उसकी कोई भी किसी किस्म की इंटेंशन नहीं थी। एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज़ बीन काज्ड बाय हिज एक्ट, और वो गिल्टी भी हो सकता है, वो सॉरी भी कर सकता है, वो उसको पछतावे भी हो सकता है कि हाँ भाई उसके इस एक्ट की वजह से किसी की मौत हो गई। इफ़ ही न्यू दैट ही वाज लाइकली टू काज दैट, ही हैज़ काज दैट वॉलेंटरली। कह रहा है कि अगर वो जानता था कि मेरे इस एक्ट की वजह से किसी की मौत हो सकती है, तो फिर उसने ये वॉलेंटरली किया, यानी कि उसने जानते बूझते एक्ट किया। लेकिन अब इस सेक्शन के अंदर, इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपने याद क्या रखना है, एक रखना है मे नॉट हैव का वर्ड। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा आपको जो वो दे सकता है, एंड मे इवन बी सॉरी, एंड डैश इवन बी सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, शल, वो आपको दे देगा कि भाई यहाँ पर बताएं क्या आएगा, शल आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा, या फिर मस्ट नॉट आएगा। मे नॉट भी कर सकता है, मे नॉट इवन बी सॉरी। अब मैं जिस शख्स ने ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ी होगी, मे नॉट लिखा है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर भी मे नॉट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मे, ठीक है, डिस्क्रिशन है उस शख्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन है, वो आप आ जाएं जर्नल एक्सेप्शन की तरफ। जब आप जर्नल एक्सेप्शन का चैप्टर खोलेंगे तो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास 76 के अंदर आ जाता है, एक डन बाय अ पर्सन बाउंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में है। अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मोबाइल बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। कह रहा है कि ए क्या करता है, ए जो है एक सोल्जर है और उसने अपने सुपीरियर अथॉरिटी, उसके ऊपर जो ऑफिसर बैठा है उसके कहने पे उसने एक जो है
शूट किया। जब उसने शूट किया किसी मोबाइल के ऊपर या फिर किसी भी वैगन के ऊपर और उससे लोगों की मौत हो गई, किसी की भी मौत हो गई, तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसने किसी के अपने सुपीरियर अथॉरिटी के कहने पर किया। उसके बाद ए एन ऑफिसर of the court of justice being ordered by the court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z A has committed no offense। कह रहा है कि ए एक ऑफिसर है कोर्ट का और कोर्ट के कहने पे वो क्या करता है, कोर्ट के कहने पे वो जो है किसको अरेस्ट करता है, वाई को अरेस्ट करने जाता है और वो वाई की जगह गलती से किसको, जेड को अरेस्ट कर देता है। जब उसने जेड को गलती से अरेस्ट किया वाई समझ के, तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसने जेड को वाई समझा। उसके बाद इलस्ट्रेशन है 79 की मिस्टेक ऑफ लॉ। ए सी जेड कमिट्स what appears to A to be a murder A in the exercise of the best of his judgment। A देखता है Z को कि वो किसी का मर्डर कर रहा है और उसने जो चीज़ ऑब्जर्व की, एक्सरसाइज गुड फेथ पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स apprehending murder to the act seizes Z to bearing bring Z before the proper authorities। A has committed no offense though it may turn out the Z was acting in self defense। कह रहा है कि A ने क्या किया, ए ने जेड को देखा कि वो किसी का मर्डर कर रहा है। जब वो किसी का मर्डर कर रहा है तो यहाँ पर हर किसी की यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ उस शख्स को पकड़े और जो है प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास लेके जाए। वो उसको जैसे ही पकड़ रहा होता है वो सेल्फ डिफेंस में उसको मारने की कोशिश करता है और वो शख्स जेड मर जाता है। जब वो जेड मर गया तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। ये होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ। उसके बाद 80 क्या कहता है, ए इज़ एट वर्क विद द हेटेट द हेड फ्लाइज ऑफ, मतलब कि जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, एंड किल्स अ मर्डर हु इज़ स्टैंडिंग बाय हेयर इफ़ देर इज़ नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑफ द पार्ट ऑफ ए हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। अब यहाँ पर है एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि मिसाल के तौर पे एक एक्सीडेंट होता है डूइंग इन लॉफुल एक्ट, ये किस तरीके से होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है, यहाँ पर मक्खियाँ या फिर मक्खी का छत्ता है और वो लोग, कोई शख्स वहाँ पे आ जाता है और आके जो है वो प्रिकॉशंस वगैरह नहीं देखता, प्रिकॉशंस उसने नहीं देखे। जब उसने नहीं देखे और वो क्या हुआ कि मक्खी के छत्ते में से मक्खियाँ निकली और उसने उसका मर्डर कर दिया, तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ है। उसके बाद 81 क्या कहता है, 81 के अंदर ए और बी दो हैं। ए जो है कुछ ज़्यादा लंबी है। ए द कैप्टन ऑफ द स्टीम वेसल, जो कि एक स्टीम वेसल होती है, मतलब कि ये पानी का जहाज़ आप कह सकते हैं। सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, कह रहे कि बिना किसी गलती के फाइंड्स हिमसेल्फ ऑफ सच अ पोजीशन दैट बिफोर इट कैन स्टॉप हिज वेसल, इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी को, अपने पानी के जहाज़ को रोक सके। ही मस्ट, अब यहाँ पर मस्ट का वर्ड है। क्यूएसओ के अंदर भी कुछ ऐसी इलस्ट्रेशन है, क्यूएसओ के अंदर कुछ ऐसे आपको जो है आर्टिकल मिलेंगे जिसके अंदर आपको इलस्ट्रेशन के अंदर या फिर आर्टिकल के अंदर मस्ट का वर्ड नज़र आएगा, और पीवीसी के अंदर भी यहाँ पर मस्ट हमने देख लिया। ही मस्ट इनवाइबली रन डाउन टू अ बोर्ड बी विथ 20 to 30 passengers on board unless he changes his vessel by changing his course. He must risk to running down a boat C with only 2 passengers with him may possible clear। कह रहे कि यहाँ पर वो वाली मिसाल दे दी गई जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन पढ़ाई थी, कि ए जो है क्या करता है, एक यहाँ पर बहरी जहाज़ जा रहा है जिसके अंदर 30 से 40 पैसेंजर हैं और वो सामने से देखते हैं एक जो है छोटी सी गाड़ी आ रही है, छोटी सी बोट आ रही है, उस बोट के अंदर दो बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं और वो मज़े से अपना गाना सुन रहे हैं। दोनों के दोनों ही मज़े की बात गाना सुन रहे हैं और वो हार्न देता भी जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। जब वो उसको पता है वो ब्रेक मारेगा, जैसे ब्रेक मारेगा तो 30 पैसेंजर मर सकते हैं। 30 पैसेंजर को मारने से बेहतर ये है कि वो उन दो को मार गुजरे। जैसे कि ट्रेन होती है, ट्रेन का हादसा आपने अक्सर देखा होगा कि अगर ट्रेन एकदम से ब्रेक लगाए किसी एक को बचाने के चक्कर में, तो कितने पैसेंजर मर सकते हैं। ठीक है, 100 की तादाद में पैसेंजर मर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है कि वो एक शख्स जब खुदकुशी करने के लिए ट्रेन के सामने आता है तो उस शख्स को ही मार दिया जाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 87 क्या कहता है, 87 कहता है ए एंड जेड एग्री टू फेंस with each other of amusement. This agreement implies the consent of each of suffer any harm which course of such fencing may be
यहाँ पर मे बी का वर्ड है, ठीक है। मे बी कास्ड विदाउट फॉल प्ले एंड इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड ए कमिट नो ऑफेंस। कह रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को एग्री किया कि भाई हम जो है क्या करते हैं, हम एक खेल खेलते हैं जिसके अंदर मारा मारी का खेल है। अब मारा मारी के खेल के अंदर वो अपनी कॉन्सेंट दे देते हैं, वो लिख के देते हैं कि अगर हम में से किसी को भी चोट पहुंची हम दोनों एक दूसरे के जिम्मेदार नहीं हैं, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी केस वगैरह नहीं करेंगे। तो ये भी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ कि ग्रीवियस हर्ट अगर पहुंचेगी तो फिर वो उसके खिलाफ कोई भी उसने ऑफेंस नहीं किया। उसके बाद 88 कह रहा है ए सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू काज डेथ ऑफ जेड हु सफर अंडर द पेनफुल कंप्लेंट एंड नॉट इंटेंडिंग टू जेड्स डेथ। अब वही बात आ गई, ये भी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ कि ए क्या करता है, ए जो है एक सर्जन है और वो ये देखता है कि जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ इस ऑपरेशन में वो शख्स मर भी सकता है और बच भी सकता है, और वो शख्स को अगर बताएगा तो वो मज़ीद हो सकता है कि इस शौक से ही मर जाए। तो ये मैंने मिसाल दी थी। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विथ जेड कॉन्सेंट ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, के उसकी कॉन्सेंट ली उसने कि मैं आपका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, हो सकता है आप मर जाएं। तो ये अगर वो उसका कॉन्सेंट लेता है और उसकी जो कॉन्सेंट लेना है तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सेक्शन नंबर 90 है जो कि कंसेंट के बारे में है, तो कंसेंट के बारे में जब सेक्शन नंबर 90 है उसके अंदर प्रीवियसली जितनी भी आपके पास पीपीसी की बुक है उसके अंदर चाइल्ड की जो एज है वो 7 ईयर्स थी। कितनी ईयर्स थी? 7 ईयर्स। लेकिन जब आप अप टू डेट पीपीसी की बुक लेंगे तो अप टू डेट पीपीसी की बुक के अंदर कितनी ईयर्स है? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स वाली बात आपने याद रख लेनी है कि कोई भी जब जनरल एक्सेप्शन से कहीं भी से भी सवाल आता है इमेच्योरिटी का, ठीक है, तो वहाँ पर आपने 12 ईयर्स पर टिक करना है, 7 ईयर्स पर टिक नहीं करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके पास बुक्स हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए। उसके बाद 91 क्या कहता है? काजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेज पता है ना, कोई बच्चा अगर माँ के वॉम में है और वो अगर मिसकैरी हो जाए, अनलेस काजेज इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, यानी कि औरत की जान बचाने के लिए, इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ एनी हार्म विच इट मे काज, मतलब कि बड़े नुकसान से बेहतर छोटा नुकसान है, ये भी आपने सुना होगा। इसका मकसद ये है कि अगर वो बच्चे को बचाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि फीमेल की डेथ हो जाती। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने माँ को तरजीह दी कि माँ को हम बचा लें और बच्चे की जान चली जाए, तो उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। उसके बाद जेड इज़ थ्रोन फ्रॉम हिज हाउस, जे को फेंका गया उसके घर से, एंड इज़ insensible, a surgeon finds that Z requires to be repent and A not intending Z's death but in good faith for Z's benefit performs the trepan before Z's recover his power of judging for himself A has committed no offense। कह रहा है कि ज़रूरत नहीं थी कि वो उसकी चीरा फाड़ी करता, लेकिन उसकी सलाहियत के लिए, उसके फ़ायदे के लिए उसने जेड की चीरा फाड़ी की। तो अगर उसकी चीराफारी करने से अगर जेड की मौत हो जाती है, यहाँ पर आप इसको इन सिंपल मैनर यूँ कह सकते हैं कि अगर ए ने बी को बचाने के लिए बी की बॉडी की चीराफाड़ी की और उस चीराफाड़ी करने से उसकी मौत हो गई, और बाद में ये पता चला कि भाई ये तो डॉक्टर के चीराफाड़ी करने की वजह से मौत हुई है, इसको तो शुगर थी, तो यहाँ पर डॉक्टर ने इन गुड फेथ वो काम किया था। जब उसने कोई भी एक्ट परफॉर्म किया इन गुड फेथ तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या वर्ड याद रखना है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद इलस्ट्रेशन जो है 98 की, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, जेड एक पागल शख्स है, अटेम्प्ट्स टू किल ए, और जो कोशिश करता है ए को मारने की, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड जो है किसी भी ऑफेंस का मुजरिम नहीं है क्योंकि उसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, क्योंकि वो पागल था जिस टाइम पे उसने ये ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की। बट ए हैज़ द सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ़ जेड वर सेन। अगर जेड सही होता और उस सूरत में अगर जेड जो है उसको मारने की कोशिश करता, बदले में वो सेल्फ डिफेंस में उसको मार सकता था। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, अगर आप इसको समझेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई मुश्किल है जितनी मुश्किल क्यूएसओ के अंदर थी, लेकिन फिर भी समझाना ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको वर्ड बाय वर्ड समझाना, क्योंकि मुझे पता है इलस्ट्रेशंस भी अगर मैं आप पे छोड़ दूं कि आपने इलस्ट्रेशंस खुद से पढ़ने तो भी वो खुद से नहीं पढ़ेंगे। ए इज़ अटैक्ड बाय अ मोबाइल हु अटेम्प्ट्स टू मर्डर हिम, ए को
ए के ऊपर हमला हुआ एक मोबाइल के ज़रिए जो कि उसको मारने के लिए आई। ए कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फाइंडिंग ऑन द मोबाइल फायरिंग ऑन द मोबाइल। ए जो है उस टाइम पे मोबाइल को नहीं मार सकता था। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन, क्योंकि बीच में एक बच्चा मौजूद था हु वर मिंगल्ड विथ द मोबाइल, जो कि उसके उधर इर्द गिर्द घूम रहे थे, खेल रहे थे। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ़ बाय फायरिंग हिज आर्म्स ऑफ द चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि एक मोबाइल आती है उसको मारने के लिए और वो देखता है कि मोबाइल मुझे ही मारने के लिए आ रही है, सामने से कुछ बच्चे जो है घूम रहे हैं या खेल कूद रहे हैं, और अगर वो देखता है कि मैं अगर मारूंगा तो बच्चे की जान चली जाएगी, अगर वो उस इंसिडेंट में बच्चे की जान भी ले ले तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। उसके बाद सेक्शन नंबर 300 से अब आ जाएं आप चैप्टर नंबर 16 के अंदर। चैप्टर नंबर 16 में 302 जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन, जो उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर जो कमेंट्री लिखी है वो लाजमी एक बार गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन हैं जो आपके सीजे के पेपर के अंदर आती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर हमारे पास सेक्शन नंबर 307 है। ए किल्स जेड द मटीरियल अंकल मेटरनल अंकल ऑफ हिज सन बी। Z has no other wali except D, the wife of A. D has the right of किसास। यहाँ पर किसास की बात हो रही है तो हम किसास के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहे कि the किसास from A, but if D dies, the right of किसास shall devolve to her son B, who is also the son of the offender A. B cannot claim किसास against his father बिफोर द किसास कैन नॉट बी इन्फोर्स। कह रहा है कि यहाँ पर मसला कुछ किसास का है कि किसास कौन क्लेम करेगा। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मामू ही है और मामू की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद मामू की डेथ हो गई तो जो बचा शख्स, वो जिस शख्स का मर्डर होता उसी का बेटा था। अब वो किस तरीके से अपने भाई से क्लेम करेगा? तो यहाँ पर वो भी शख्स क्लेम कर सकता है जब तक कि किसास इन्फोर्स नहीं हुई। तो वली जो है आपका, वली वो होता है कि जब आपके पास कोई भी रिलेटिव है, कोई भी मैटरनल पैटर्नल अंकल है, वो भी वली कहलाया जा सकता है। इसके आगे हमारे पास 318 कत्ले ख़ता। ए एम्स एट द डेयर, ये बहुत ही कॉमन हमारे पास एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है जो कि 2022 के अंदर 2021 के अंदर इलस्ट्रेशन आई थी। 2021 के अंदर जो ये इलस्ट्रेशन आई थी, ये अक्सर स्टूडेंट्स ने इस पे जो है गलत इसका जवाब टिक किया था। खैर, ए एम्स टू द डियर बट मिसिस द टारगेट टू किल जेड हु इज़ स्टैंडिंग बाय द ए किल्टी ऑफ कत्ल ख़ता। कह रहा है कि जंगल के अंदर एक शख्स खड़ा है, हिरन को मारने की कोशिश करता है, शूट करता है, जैसे हिरन भागते हैं और उसके पीछे एक शख्स खड़ा था और उसको गोली लग जाती है और वो मर जाता है। उसने कत्ले अमद नहीं किया, उसने कत्ले ख़ता किया क्योंकि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। उसके आगे जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास जो इतलाफ़ सलाहियत वज़ू, अब जो इलस्ट्रेशन आई है हमारे पास 337W की। ए इम्प्यूट्स जेड्स फिंगर, ए जो है इम्प्यूट कर देता है जेड की फिंगर को ही ऑफ द राइट हैंड, सीधे हाथ की, एंड देन एट द सेम टाइम इम्प्यूट्स डेड हैंड फ्रॉम द जॉइंट ऑफ हिज रिट्स, और उसका हाथ ही काट देता है। देयर इज सेपरेट अर्श ऑफ द हैंड एंड फॉर अ फिंगर ए शल हाउ एवर बी लाइबल फॉर द अर्श स्पेसिफाइड फॉर द हैंड ओनली। अब कह रहा है कि एक शख्स ने सीधे हाथ की पहले उंगलियां काटी, फिर हाथ ही काट दिया। अब उसके ऊपर जो अर्श बनेगा वो किसका बनेगा? हाथ का बनेगा या उंगलियों का बनेगा? तो उंगलियों का भी बनेगा, हाथ का भी बनेगा, लेकिन वो लायबल है किसके लिए? हाथ के लिए। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चैप्टर नंबर 16 ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलोंग विथ जेड हैज़ अ राइट टू पास। ए जो है रोक देता है कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, जो कि उसका अपना राइट है वहाँ से गुजरने का। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ए हैज़ अ राइट टू स्टॉप द पाथ, और ए गुड फेथ में समझता है इसको कोई हक नहीं है ये जगह रोकने की। जेड इज़ देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, और जेड को रोक दिया जाता है कि आप यहाँ से मज़ीद आगे नहीं जा सकते। सो ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट जेड, तो ए ने क्या किया? रॉन्गफुली उसको रिस्ट्रेन कर दिया। रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट क्या होता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये होता है किसी शख्स को एक जगह पर कन्फाइन कर देना कि आप इस दायरे से आगे नहीं जा सकते। एक शख्स को
ये कहा गया, अब ए है और बी है, बी को ए ये कहता है कि भाई आप इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ये है कि ए जो है बी को ये कहे कि भाई ये बी जो है यहाँ पर गुजर रहा था और इस जगह के अंदर से वो जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्लेस है, नॉर्मल गुजरगाह है। अब यहाँ पर से वो उसको जाने ही नहीं दे रहा, यहाँ से वो उसको जाने ही नहीं दे रहा कि भाई आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है रॉन्गफुल कन्फाइन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद सेक्शन में 340 यह कहता है ए काजेज जेड टू गो विद इन द वेल्ड स्पेस एंड लॉक्स जेड इन, जगह के अंदर रोक दिया कि भाई आप इस जगह से फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। ए जेड इज थस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग टू एनी डायरेक्शन, अब वो किसी डायरेक्शन पर ही बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस लाइन ऑफ वॉल, अब वो उस दीवार से आगे भी नहीं जा सकता, मतलब कि वो महदूद रह गया, उसको एक जगह के अंदर बंद कर दिया गया। ए रॉन्गफुली कन्फाइन जेड, तो ए ने क्या किया? रॉन्गफुल कन्फाइन किया जेड को। क्रिमिनल फोर्स की बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है। अच्छा जी, जेड इज सिटिंग, क्रिमिनल फोर्स क्या है? जेड इज सिटिंग इन अ मॉडरेट बोर्ड ऑन अ रिवर, जेड जो है एक मॉडरेट बोर्ड के अंदर, बोट के अंदर बैठा है। ए अनफास्टेंड द मोरिंग्स एंड थस इंटेंशनली काजेज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन एंड स्ट्रीम, वो उसको आगे धकेलने की कोशिश करता है। हेयर ए इंटेंशनली काजेज मोशन टू जेड, ए ने क्या किया? इंटेंशनली काजेज की मोशन किया, यानी कि उसको आगे धकेला। एंड ही डज दिस बाय डिपोजिंग सब्सटेंसेस इन सच अ मैनर दैट द मोशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी अदर एक्शन पर्सनस पार्ट। ए हैज़ देयर फॉर इंटेंशनली यूज द फोर्स टू जेड, और ए ने क्या किया? ए ने एक फोर्स यूज़ की उसको मूव करने की, इस इंटेंशन के साथ कि ये पानी के अंदर जाए और उसको तैरना भी नहीं आता, ये मर जाएगा। तो इसके साथ जब वो उसको धकेलता है और उसको कोई भी इंजरी पहुंचती है, वो या मर जाता है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? उसने क्या किया? उसके लिए क्रिमिनल फोर्स यूज़ की, उसके लिए ए ही जिम्मेदार होगा। सबसे ज़्यादा जो इलस्ट्रेशन है ना चैप्टर नंबर 17 के अंदर, थेफ्ट की इलस्ट्रेशन है, जो एक एक पढ़ना बहुत नेसेसरी है। किडनैपिंग की 364 की, ए किडनैप्स जेड फ्रॉम पाकिस्तान intending or knowing that to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offense defined in this section. A क्या करता है? किडनैप करता है Z को पाकिस्तान से, यानी कि बाहर मुल्क ले जाता है, और वो ये समझता है ये एक आइडल है, ये जो है एक क्रिकेटर है या फिर कोई भी XYZ। अब यहाँ पर उसने क्या किया? उसने जो है उस शख्स को किडनैप कर दिया। अब जब उसने उसको किडनैप किया तो वो लायबल होगा किडनैपिंग के लिए, चाहे फिर वो एक मशहूर शख्स हो, चाहे फिर वो एक आम शख्स हो। अब आ जाएं आप सेक्शन नंबर 378 की तरफ, जो कि थेफ्ट की इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले क्या कहता है? ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विथ द इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। तो कहने का मकसद क्या हुआ? वही बात हुई कि जेड की कंसेंट नहीं थी और उसने दरख्त को काटा और काट के उसकी पोजेशन से उसकी जगह से दूर ले जाने की कोशिश की। हेयर ए सुन एस ए हैज़ सेवर्ड द ट्री इन ऑर्डर सच टेकिंग एज कमिटेड थेफ्ट, जब तक वो पहुंचता उसने कोशिश कर ली थी, उसने जो है उसको वो ले गया था उस दरख्त को, तो उसने क्या किया? उसने थेफ्ट की। उसके बाद बी, ए पुट्स अ ब्रेड ऑफ डॉग्स ऑफ हिज पॉकेट, ए जो है कुछ खाने की ग़िज़ा रखता है अपनी जेब के अंदर, जो कि कुत्तों की खाने की चीज़ें। एंड थस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट, और जेड के कुत्ते को गिराता रहता है कि भाई ये मेरे पीछा करता रहेगा। अब देखें ना चोरी के कौन कौन से तरीके आ गए हैं। खैर, अब हेयर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द जेड्स आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सुन एज जेड्स डॉग हैज़ बिगन टू फॉलो ए। कह रहा है कि अगर उसकी जेड की कंसेंट नहीं थी और जेड की पोजेशन से वो कुत्ता बाहर ले जाना ही उसका मकसद था, जैसे ही उसने वो चीज़ें ड्रॉप करना शुरू की, कुत्ते ने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसने थेफ्ट कमिट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस विच जेड्स ऑक्यूपाइज। कह रहा है कि ए ने जेड की जगह पे एक जो है रिंग देखी। हेयर द रिंग इज इन जेड्स पोजिशन एंड इफ़ ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट, ए कमिट्स थेफ्ट। और ए ये देखता है भाई ये रिंग पड़ी हुई है, सोने की रिंग है, और किसकी जगह पे पड़ी है? जेड की जगह पे पड़ी हुई है।
जेड के घर के अंदर पड़ी हुई है, वो उसको जैसे उठाता है उसने थेफ्ट कमिट कर ली। अब ये क्या है, ये एक प्रिजम्पशन है। कौन सी प्रिजम्पशन है? मेरे घर के अंदर अगर कोई पेन पड़ा है, मेरे घर के अंदर अगर कोई सोने की रिंग पड़ी है, XYZ मोबाइल पड़ा है, तो ये एक प्रिजम्पशन है कि जनरल सी बात है वो चीज़ मेरी है, मेरी नहीं होगी, मेरे घर वालों की होगी। अंडरस्टैंड? आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये पैसे ज़मीन पे पड़े किसके हैं। जब वो मेरे घर के अंदर पड़े हैं, डेफिनेटली वो मेरे होंगे। उसके बाद इफ़ ए, कोई और अच्छी सी एग्जांपल देखते हैं। ए आक्स चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ। ए पूछता है कि आप चैरिटी करें, जेड्स वाइफ से पूछता है, ठीक है। शी गिव्स अ मनी, और वो जो है कुछ पैसे देती है, फूड्स देती है, क्लॉथ्स देती है, विच ए नोज टू बिलोंग टू हर हस्बैंड, जो कि ए जानता था कि ये किसके हैं, ये उसके हस्बैंड के हैं। हेयर इट इज़ प्रोबेबली डेट ए मे कंसीव दैट जेड्स वाइफ इज़ अथोराइज टू गिव अवे आर्म्स, ठीक है। इफ़ दिस वे एज इम्प्रेस ए हैज़ कमिटेड नॉट कमिटेड थेफ्ट। अगर ए क्या करता है, ए जानता है कि भाई ये तो उसकी बीवी दे रही है और बीवी दे सकती है, तो बीवी अगर उसके शोहर का सामान दे रही है, तो अगर वो उसको सारा का सारा सामान उठा के लेके जा रहा है, तो वो कोई भी किसी किस्म की थेफ्ट नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन के अंदर कह रहा है, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल जेड्स अनलेस गिव्स जेड्स मनी। ही इंट्रोड्यूसेस जेड्स टू गिव हिम मनी। आपने अक्सर देखा है ना कि सोशल मीडिया के अंदर ये चल रहा होता है कि भाई आप जो है मुझे इतने पैसे दें, अदरवाइज़ मैं आपको जो है बदनाम कर दूंगा शेयर के अंदर, और मैं आपके ख़िलाफ़ ये वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सब क्या हो, ये एक एक्सटॉर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन। उसके बाद सेक्शन नंबर 390 रॉबरी के बारे में कुछ कह रहा है। ए होल्ड्स जेड्स डाउन। ए क्या करता है, जेड को पकड़ता है। एंड फ्रॉडोलेंटली टेक्स जेड्स मनी, और किसी फ्रॉडोलेंट तरीके से जेड की मनी और ज्वेलरी, उसके क्लोथ्स वगैरह उससे छीन लेता है विदाउट जेड्स कंसेंट। हेयर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट। ए ने चोरी की, जाहिर सी बात अकेला था वो। एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट हैज़ वॉलंटरली काजेज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी किया टू जेड। ए हैज़ देयर फॉर कमिटेड रॉबरी, और वो अगर एक से ज़्यादा बंदे थे और उसको रिस्ट्रेंट भी किया हुआ था, तो वो रॉबरी थी। उसके बाद डकैती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। इसके अंदर कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि कोई ऐसी इलस्ट्रेशन है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन इन गुड फेथ। ए क्या करता है, प्रॉपर्टी जो कि बिलोंग करती थी जेड से, और वो जेड की पोजेशन से ही बाहर ले जाने की कोशिश करता है, बिलीविंग एट दैट टाइम ही हैज़ इट, और वो उस टाइम पे समझता है कि वो उसकी अपनी है। बिलोंगिंग टू हिमसेल्फ, ए इज़ नॉट गिल्टी फॉर थेफ्ट। ए गिल्टी नहीं है किसके लिए, थेफ्ट के लिए। बट इफ़ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक्स, जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि भाई ये चीज़ तो मेरी है ही नहीं, ठीक है, डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन यूज़, और वो कन्वर्ट कर देता है अपने ही इस्तेमाल में, जानते हुए कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये चीज़ तो मेरी नहीं है, ये चीज़ किसी और की है, गलती से मैं उठा लाया हूँ। ही इज़ गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ अंडर दिस सेक्शन। तो उसने क्या किया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब मिसाल के तौर पे होता कुछ इस तरीके से कि क्लास के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने अपना मोबाइल समझ के मेरा मोबाइल उठा के वो घर ले गया, और दोनों का मोबाइल एक जैसा था। जब वो घर पे मोबाइल लेके गया, घर पे मोबाइल ले जाने तक उसको पता नहीं था। जैसे ही वो घर पे लेके गया, तो उसने देखा ये तो सर का मोबाइल है, और जानते हुए वो उसको अपने यूज़, अपने इस्तेमाल के अंदर ले आता है। तो उसने क्या किया, उसने किया क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद फर्दर और भी जो है इसके अंदर इलस्ट्रेशंस लिखी हैं। उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। ए बीइंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द विल ऑफ डिक्रीड पर्सन डिसऑनेस्टली disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. यहाँ पर एतमाद की बात की जा रही है, किसी का एतमाद तोड़ना। मिसाल के तौर पे एक विल का पेपर है, और वो मैं विल का पेपर दिखाता हूँ आपको कि भाई आपने ये विल का पेपर है और ये आगे किसी और को देना है। आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से उसको जो है एडिट वगैरह करते हैं, और वो आप अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। तो आपने क्या किया, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इलस्ट्रेशंस थी वो हम सारी की सारी गो थ्रू कर चुके हैं। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी एग्जांपल है जो कि टफ और हार्ड हो और आपको समझ में ना आए।
इसके अंदर बहुत ही ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशंस हम कहाँ पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशंस हम वहाँ समझने की कोशिश करते हैं जब हमें बैरेक का कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन समझ में नहीं आता, फिर हम इलस्ट्रेशंस की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लॉ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वो एक एक इलस्ट्रेशन को पढ़ें और ये देखें कि कहाँ पर मे का वर्ड यूज़ है, कहाँ पर शल का वर्ड यूज़ है, कहाँ पर मस्ट का वर्ड यूज़ है और कहाँ पर मे नॉट का वर्ड यूज़ है। लेकिन आगे भी देख लेना कि हैव है तो हैव ही है, मतलब कि ग्रामेटिकल भी वो आपसे इस बार पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर हैव आएगा, हैज़ आएगा। जैसे लास्ट टाइम उसने क्या किया, एनी का वर्ड मिस कर दिया, तो इस टाइम पे वो कोई और वर्ड सेलेक्ट करके पूरे के पूरे लागेट में 20 से 25 नंबर उन वर्ड्स पे दे सकता है। ठीक है, खैर यहाँ पर अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।